hey, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। ढाका से एक बड़ी खबर आ रही है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उससे कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि पूरी साउथ एशिया को हिला देने के लिए काफ़ी है। बांग्लादेश की सरकार ने अब एक ऐसा काम किया है कि जो सबसे बड़ा अब तक का सिक्योरिटी ड्रिल जिसमें 7,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर, फुल राइट केयर और चेक पॉइंट्स और एक लॉकडाउन स्टाइल उन्होंने पूरा ये कैपिटल में ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं। पर सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा जो ड्रिल है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज़, इसके पीछे के कारण क्या हैं? खबर तो ये भी आ रही है और इस तरह के लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शेख हसीना की वापसी हो सकती है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, उस सब को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद यूनुस इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी मामले को हम डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गिरिधर मामड़ी जी, जो अक्सर हमारे शो पर मौजूद होते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, आपके आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, 13 नवंबर के जो रैलीज़ है उसके पहले जो ढाका है उसमें पूरा एकदम सीज उसको कर दिया गया है और इस तरह की ड्रिल्स नज़र आ रही हैं। लोग तो क्योंकि जो पूरी जनता है बांग्लादेश की अब तक मोहम्मद यूनुस को समझ चुकी है, अब तक उनको बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ इकोनॉमी में कुछ बेहतर होगा। लेकिन अब उनको लगने लगा है कि हाँ, शेख हसीना ही बेटर थी। तो अब ये माहौल बनता नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं शेख हसीना की वापसी हो सकती है, इसीलिए 7,000 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और 142 चेक पॉइंट्स और इतना बड़ा ड्रिल, इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी है जो कुछ दिखाया जा रहा है। देखिए, हाल ही में एक फॉर्मर मिनिस्टर, इनके शेख हसीना का मिनिस्टर का एक किताब छपा है। उसमें उनका बयान आपने देखा होगा। उसमें ये कह रहा था कि अब की जो चीफ ऑफ आर्मी है वहाँ की बांग्लादेश का, वो सीआईए के एजेंट था। सीआईए ने उसको पहले से उनको चेतावनी दी थी कि ये होने वाला है। वो इंटेलिजेंस जो है शेख हसीना को दिया नहीं था, वो रोक दिया उनको, तो इनको पता नहीं था। तो अगस्त 5 तारीख को जो हुआ, तो वो मतलब घंटों में सब कुछ हो गया। शेख हसीना को कोई इल्म नहीं थी, उसको कुछ उनका इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये चीज जो है अभी खुलासा हुआ, अभी बाहर निकल के आया। तो अभी भी यूनिस, आपने जो कह रहे हो 7,000 लोग पुलिस वहां खड़े हैं जो करना चाह रहे हैं, वो उसके पीछे आप देखेंगे तो शायद सीआईए का अपना जो चाल है वो चला रहे हैं, क्योंकि उनको शेख हसीना नहीं चाहिए। वहां ये शेख हसीना ले लीजिए, मोदी जी ले लीजिए, यहाँ कोई भी नेशनलिस्ट हो, इनके ऊपर वो टारगेट करेंगे। तो अभी देखिए, जो जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है उनको निकालने का कोशिश करेंगे। राजपक्षा ब्रदर्स, वो सब चाइना के टट्टू थे, उनको निकाल दिया। फिर देखिए नेपाल में ये केपी शर्मा ओली को निकाल दिया, क्योंकि वो कम्युनिस्ट था और प्रो चाइना था, प्रो अमेरिकन चाहिए था, उसको निकाल दिया। इमरान खान वो अमेरिका के खिलाफ गया था, उसको निकाल दिया। तो अब देखा है ना उसको, मतलब उनकी पेट डॉग जैसा बन गया, पालतू कुत्ता जैसा बन गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ क्या कर रहा था हमने देखा है शर्मल शेख में। तो ये उनका प्रोग्राम है। तो इसके चलते हुए जब तक अवामी लीग और शेख हसीना अमेरिका के सामने झुकेगी नहीं, तब तक आप मतलब ये रवैया उन पे आपको दिखेगा। और यूनुस जो है, यूनुस एक बंदा जो कंप्लीटली डीप स्टेट का एक एसेट है, क्योंकि बिल क्लिंटन और क्लिंटन फाउंडेशन की जो फंडिंग का जो राउंड ट्रिपिंग कर रहा था इनके जो ग्रामीण बैंक से, उसके चलते हुए उसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो इनके जो ब्लैक मनी है वो पूरा राउंड ट्रिपिंग कर रहा था, और ये ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। छोटे छोटे बच्चों को ये ट्रैफिकिंग कर रहा था। तो इसलिए इसके खिलाफ बहुत से केसेस थे। आते ही पहले उनको केसेस हटा दिया और क्लीन चिट अपने आप को दे दिया। तो ऐसे बंदा वहां बैठा है, तो वो खुद शेख हसीना की वापसी से डरता है। तो इसीलिए ना अमेरिका चाहती है, ना वहां की जो इस्लामिक पार्टीज हैं, जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, ये लोग नहीं चाहते हैं। और खालिदा जिया क्यों चाहती है? खालिदा जिया को क्यों कोई टक्कर देने वाली शेख हसीना की पार्टी क्यों चाहते हैं? वो फ्री रन उनको मिलना चाहिए ना, अपने आप वो जीत जाएगी। कोई कंपटीशन नहीं है तो खालिदा जी जीतेगी। मतलब खालिदा तो बहुत बूढ़ी हो गई है, मगर उनका पार्टी जीतेगी। तो ये उनका सबको, किसी को यही पड़ी है। बट उनकी इकोनॉमी इतना ठप हो गई है, सडनली लोगों को समझ में आ गया कि शेख हसीना यहाँ जब तक शासन किया तब तक हम कुछ ना कुछ खा सकते थे,
अब वो खाना भी नसीब नहीं है हमें। तो ये सबको अभी पता चल रहा है, इसीलिए धीरे धीरे से उनकी जो पार्टी अवामी लीग है उनका सपोर्ट समर्थन बढ़ते जा रहा है। और आने वाले इलेक्शन फरवरी में जो अनाउंस हुआ है, फरवरी में इलेक्शंस, उस इलेक्शन में अवामी लीग को बैन कर दिया। तो कैसी होगी अभी पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, दोनों में देखिए जो लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर पार्टीज है दोनों को बैन कर दिया। वहां पीटीआई को बैन कर दिया, यहाँ अवामी लीग को बैन कर दिया। मतलब डेमोक्रेसी थोड़ी है, इसको डेमोक्रेसी थोड़ी बोलेंगे आप। तो ये सब एक मैनेज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड डेमोक्रेसी है, जो वो चाहते हैं वही वहां कठपुतली को बिठाना है। तो इसके लिए ये रिहर्सल जो भी हो रहा है ये हो रहा है। और इसमें एक और कड़ी है, फौज ने 30,000 सेना ढाका से निकाल दिया। अभी 60,000 लोग बैठे हैं। फौज का काम पुलिसिंग करना नहीं है, वो जंग लड़ना है और सरहदों को रक्षा करना है, वो उनका काम होता है। मगर जब ढाका में इनको बिठा दिया शेख हसीना को निकालने के बाद, तो वो लोग बहुत यहाँ मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल यहाँ काम कर रहे हैं। तो अभी उनको धीरे धीरे से रेस्ट चाहिए, वो बैरक्स में जाना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए, इसीलिए उनको आधा फौज को निकाल दिया। इसीलिए एक मौका मिल गया, फिर शेख हसीना का जो पार्टी है वो आगे आने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चर्निंग पॉट है। आज से लेके फरवरी तक बांग्लादेश का भविष्य निर्णय होगा। अवामी लीग को फिर दोबारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात है। कोई कोर्ट का इतना हिम्मत नहीं है कि इनके सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, क्योंकि वो जज ही टारगेट होगा, जज को ही लोग मार देंगे, फिजिकली मार देंगे। तो इसलिए किसी जज के पास इतना हिम्मत नहीं है कि शेख हसीना की जो बैन हो लिफ्ट करें। और दूसरा, गवर्नमेंट यूनुस ने ये प्लान कर रहा है कि इनके खिलाफ जो उनके जो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसके चलते हुए वॉर क्राइम्स के तहत शेख हसीना को सजा सुनाए, वो उसकी दिशा में वो काम कर रहा है। तो जब तक इनके प्रेसिडेंट और इनके सीनियर लीडर्स बैंड है तब तक उस पार्टी को भी हम परमिशन नहीं देंगे। वो स्टैंड लेके ये इलेक्शंस में जाने का प्लान कर रहा है। तो फिर अवामी लीग चुप थोड़ी बैठेगी, वो शायद फिर दे विल फाइट बैक। फिर क्या होगी, सिविल वॉर जैसे माहौल होगा क्या। अब देखिए उनके एक्सपोर्ट्स, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट, दूसरा था जूट, दोनों में वो बहुत मार खाया। वहां इन्वेस्टमेंट्स, भारत का बहुत से इन्वेस्टमेंट्स थे, रेमंड्स, ये सब लोग बहुत से इन्वेस्टमेंट्स किए थे उधर। और उनका पावर सप्लाई अदानी दे रहा था, अदानी को पैसा नहीं दे रहा है। फिर अदानी आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाने का तैयारी कर रहा है। तो उनका मतलब लुक एट द प्रॉब्लम्स दैट बांग्लादेश इज फेसिंग। लैंड बॉर्डर से वो भारत की थ्रू कोलकाता से वो एक्सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि कोलकाता पोर्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट, वहां की चिट्टागोंग पोर्ट बहुत छोटा है, तो वो कट हो गया। तो भारत ने पूरा लैंड पोर्ट्स बंद कर दिया और लैंड एक्सपोर्ट्स बंद कर दिया। भारत को भी एक्सपोर्ट करना है तो सी रूट से ही करना पड़ेगा उनको। जूट पे पाबंदी लगा दिया हमने। तो बहुत तकलीफ में है आज उनकी इकोनॉमी। उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 30% तक पहुंच गई है। तो उनकी जो इंडस्ट्री है, ये डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ डालने से पहले तक लगभग 25-30% भारत में शिफ्ट हो गया था। हमारी तिरुपुर और कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम, उस बेल्ट पे ये सब शिफ्ट हो गया। फिर ये 50% डालने के बाद हमें कुछ नुकसान हुआ, फिर हम कुछ ऑल्टरनेट देख रहे हैं। बट वो दोबारा बांग्लादेश में नहीं गया, क्योंकि बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गया। फिर वहां, और एक और चीज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों में भारत इन्वॉल्व है। कपास हमसे खरीदता है, केमिकल्स हमसे खरीदता है, डाइस वो सब वगैरह जो भी है, मशीनरी भी इंपोर्ट करता है या भारत से आता है। फिर वहां टेक्सटाइल मतलब रेडीमेड गारमेंट्स बनने के बाद कोलकाता थ्रू से वो एक्सपोर्ट होता है। तो हर जगह भारत इन्वॉल्व है, भारत के बिना उनका इंडस्ट्री चलेगी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। खुद हमने बांग्लादेश को थोड़ा उनका इकोनॉमी के मजबूत करने के लिए हमने बहुत उनको मदद किया है। जब ये सब बकवास करना शुरू किया मोहम्मद यूनुस ने, तब हमने काट दिया। अब देखिए पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो बंदा आया था उधर बांग्लादेश में बैठ के, क्या क्या हमने देखा है। ग्रेटर बांग्लादेश, पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट भी उसमें दिखा के उसको बुक प्रेजेंट किया यूनुस ने। मतलब इनकी दिमाग की हालत देख सकते हो आप। फिर वो कह रहा है कि डायरेक्ट चिट्टागोंग से कराची पोर्ट तक वो एक शिपमेंट शुरू करेगा। भाई कोलकाता जाना आपको नजदीक पड़ेगा या कराची तक जाना नजदीक पड़ेगा आपको? इनका दिमाग क्या है समझ सकते हो। ऐसी दिमाग लेके वो इलेक्शन में जा रहा है और जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है उसको बैन कर रहा है।
तो आप समझ सकते हो वहां क्या होगा। तो उस इलेक्शन में कोई जीत के भी आएगा, उसका पॉपुलर मैंडेट नहीं रहेगा ना। फिर अवामी लीग को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो जैसे पाकिस्तान कर रही है। पीटीआई को कितने दिन तक आप इग्नोर करोगे? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शक्तियां उसको फिल करेगी ना। अभी तो वहां असीम मुनीर ने अभी डिफैक्टो डिक्टेटर भी बन रहा है वो 27th अमेंडमेंट लेके। तो क्या होगा उधर? फिर ऑब्वियसली ये दोनों हमारे लिए एक सरदर्द बनने जा रहा है। एक पाकिस्तान तो है ही है, फिर बांग्लादेश भी बनने जा रहा है। वहां इलेक्शंस होंगे तो भी वो एक डीप स्टेट सीआईए के डीप स्टेट की कठपुतली बन के रहेगी। फिर वहां की आवाम, वहां की जो लोग है, उनके ये जो सोच के खिलाफ कोई भी सरकार को खड़ा करेंगे, ऑब्वियसली वो ज्यादा नहीं चलेगी। और भारत से पंगा लेके पाकिस्तान के साथ जाना, फिर अल्ट्रा इस्लामाइजेशन के ऊपर जाना या चाइना की मदद लेना, तो ये सब करेंगे तो फिर ऑब्वियसली अमेरिका इन्वॉल्व होगी, भारत भी चुप नहीं बैठेगी, हम भी जो करना है हम करेंगे। तो ये सब चलते हुए वहां मैं ज्यादा वहां उम्मीद नहीं रखता हूँ बांग्लादेश की भविष्य के बारे में। तो दे नीड टू कोर्स करेक्ट। अब वो चाहे ना चाहे, उसको पसंद हो ना पसंद हो, बगैर भारत की अच्छे रिश्ता भारत से रखने का बगैर वो उसका तरक्की हो ही नहीं सकता है। ये आपने एक टर्म यूज किया साउथ एशिया। मैं इस साउथ एशिया टर्म से मैं क्या उसके खिलाफ हूं। साउथ एशिया कौन क्रिएट किया भाई? कब ये साउथ एशिया की टर्म कब था हमारी डिक्शनरी में? आया था 50-60 साल, 30-40 साल पहले आया। उससे पहले साउथ एशिया का कोई जिक्र ही नहीं था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट था पहले। तो इंडियन लफ्ज से इनको खुजली है, वो इंडियन लफ्ज से जुड़ना नहीं चाहते हैं लोग, इसीलिए इंडियन लफ्ज को निकाल के साउथ एशिया लगा दिया। अभी हम साउथ एशिया कैसा है ये बताइए मुझे। हम तो इक्वेटर के नॉर्थ में हैं, तो हम साउथ कैसे हो गया? साउथ एशिया आपको देखना हो तो पपुआ न्यू गिनी और आधा इंडोनेशिया, ये सब बाली, ये सब साउथ में है। उनको तो आप साउथ ईस्ट एशिया बोल दिया। साउथ में तो इंडियन ओशन है और कुछ नहीं है एशिया में। तो आप साउथ एशिया कैसे बनोगे? और इसको गल्फ एरिया को आप मिडिल ईस्ट बोलते हो। मिडिल ईस्ट कैसा हो गया? ईस्ट पूरा एशिया का वेस्ट में है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। मिडिल ईस्ट कैसा हो गया वो? हम मिडिल ईस्ट है, पूरे एशिया का मध्य में हम बैठे हैं। तो ये दिस आर ऑल टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर नैरेटिव पर्पसेस, क्योंकि उनको भारत के नाम से जुड़ना उनको पसंद नहीं है, उनसे नफरत है, इसलिए निकाल के साउथ एशिया डाल दिया। कम से कम हम भारतीय होने के नाते हम कभी भी साउथ एशिया का इस्तेमाल नहीं करना है। भारत भूखंड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूज करना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स हियर। यहाँ ज्योग्राफी, यहाँ की जो नेचुरल रिवर फ्लोज, नेचुरल आपकी जो प्रोडक्शन लाइंस, ये सब जो भी है, ये आर्टिफिशियली ब्रिटिश ने काट दिया। इससे कोई भी देश महफूज नहीं रह सकता है, उनका तरक्की नहीं हो सकती है। बांग्लादेश तभी उनका उन्नति होगी जब भारत के साथ रिश्ता अच्छा रखें। नेपाल का भी वही है। वो नेपाल से, भारत से पंगा लेके चाइना के साथ जाएगा, चाइना के उनको कोई सामान मिलना हो, इतने ऊंचे ऊंचे चट्टानों के ऊपर से उनको मिलना है, लेके आना है। वहां पूरा तिब्बत है, सांस लेने का वहां ऑक्सीजन भी नहीं है। कहां से आएगा? कितने दूर से आएगा? यहाँ तो गोरखपुर से यूं ही 1 घंटे में पहुंच सकता है। स्विगी सुबह ऑर्डर किया, दोपहर तक आपको काठमांडू पहुंच सकती है। तो भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, इनकी तरक्की तभी हो सकती है जब भारत के साथ अच्छा रिश्ता ये रखेंगे। जब भारत से ये पंगा लेंगे तो ये सब नुकसान में जाएंगे और उनका भला नहीं होगा। बांग्लादेश वही गलती कर बैठी है। जब शेख हसीना थी तो बैलेंस मेंटेन किया, तो शेख हसीना को निकाल दिया तो ये पूरा एजेंडा, अमेरिकन एजेंडा चला रहे हैं। तो बांग्लादेशियों का एजेंडा नहीं चल रही है, एजेंडा अमेरिका का चल रहा है। चाइना को दूर रखना है, अपना वर्चस्व बनाना है, ये सब उनका जो भी है, उनका जो प्लान है वो उसके चल रहा है। तो आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम दैट ये इलेक्शंस विल नॉट ब्रिंग अ सॉल्यूशन, इट विल ऐड मोर प्रॉब्लम्स टू बांग्लादेश। लेकिन सर, हम अगर मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं, दुनिया में जिनको पीस आइकॉन के रूप में देखा जाता है, और अब अपने देश में एकदम कंट्रोल फिगर बने हुए, क्रैकडाउन, लॉकडाउन और सब कुछ वो नजर आ रहा है, और एकदम से पूरे ढाका के अंदर पुलिस कैंप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जब आवामी जो लीग है उसका तो रैलीज होने वाली है उसके जस्ट पहले। तो सर, फ्रीडम तो वहां पर बची नहीं है, तो पूरी तरह से कंट्रोल नजर आता है। और जो सिचुएशन बनी हुई है, इसको भारत, अगर हम और वेस्ट की बात करते हैं, वो किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं या देखना चाहिए?
देखिए, इनका टाइटल तो ना प्राइम मिनिस्टर है ना प्रेसिडेंट है। इनका टाइटल क्या है? चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो चीफ एडवाइजर किसको एडवाइस कर रहे हो भाई? तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। गवर्नमेंट बांग्लादेश किधर है? उसको तो आप निकाल फेंक दिया। तो इसका औकात ही क्या है? इसका लीगल जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश पार्लियामेंट, बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन ही इनका कोई हैसियत नहीं है। ही हैज नो रोल, फिर भी वो बैठा है उधर। तो देखिए, जो भी सत्ता में बैठता है उसकी वाह वाह होती है, जब वो निकल जाता है कुत्ते भी उनसे उनके ऊपर भोगते नहीं है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। सिराजुद्दौला पूरा बंगाल का सुल्तान था। जब मीर जाफर ने उनके खिलाफ गद्दारी की और वो हार गया, फिर जो लोग उनकी वाह वाह कर रहे थे वही उनको घसीट के ले आया, उनको सजा सुना के उसको फांसी पे लटका दिया। तो यही प्रॉब्लम होती है ना, जब आप सत्ता में बैठे हो सब आपके गुलाम, जब सत्ता से निकल जाते हो, उतर जाते हो, तो आपका पीस क्या है? पीसेस में रहेंगे और नोबेल पीस जाएगा, अब टुकड़े टुकड़े पीसेस होंगे। तो ये है। तो अभी तो उनके पास सत्ता है तो जो चाहे वो कर रहा है, मगर जब आर्मी कुछ और सोचेगी देन इनको तकलीफ होगी। ये एक्चुअली नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर तक खींचना चाह रहा था, बट आर्मी दिसंबर तक इलेक्शन करवाने का इनको अल्टीमेटम दिया था। तो फिर भी दो थोड़ा उनके साथ वार्तालाप करके 2 महीने खींच लिया। फरवरी में इलेक्शन हो रहा है। फरवरी के बाद मोहम्मद यूनुस कौन है? ये तो ही बिकम अज्ञात हो जाएगा। नोबडी केयर्स फॉर हिम। तो अभी तो सत्ता में है तो ऑब्वियसली उनके पास पावर रहेगा, तो डिसीजन लेंगे। तो ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर लीडर, नॉट इवन प्राइम मिनिस्टर। सर तो मेरे केयर मेरा जो टेकर मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि जो ओवरऑल सिचुएशन बांग्लादेश में बनी हुई है, इसको लेकर भारत और खास तौर से क्योंकि भारत की भूमि है, हम किस तरह से इस चीज को देखें, और वेस्ट भी मतलब सपोजिटली पावर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि वो कहते हैं मतलब एकदम डेमोक्रेसी के सेवियर और ह्यूमन राइट्स के और सारा कुछ, तो ओवरऑल सिचुएशन वहाँ पे बहुत क्योटिक है। हिंदूज की तो खैर कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ओवरऑल पूरी जो पूरी स्थिति है उसको लेकर भारत और वेस्ट। देखिए, वेस्ट का तो बहुत हिपोक्रेसी चलता है। जहां जहां इनको अच्छा नहीं लगता है, जैसे वेनेजुएला के इलेक्शन को ये लोग मानते नहीं है, कोई मोल्डोवा में ये लोग मानते नहीं है, कहीं और मानते नहीं है, मगर वहां जेलेंस्की बैठा है, वो इमरजेंसी पे चला रहा है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करके बैठा है, इलेक्शंस नहीं है, उनका टर्म खत्म हो गया फिर भी चला रहा है। वो अच्छा, बहुत अच्छा बंदा है। एक टेररिस्ट, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, जो अलकायदा का हिट लिस्ट में है, उनके खिलाफ रैंसम भी है। उस बंदे को अभी रिकॉग्नाइज करके ग्रेट गाय करके उनसे गले मिला रहा है जोलानी से, जो सीरिया में। तो यहाँ तो कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं है पाकिस्तान में। वहां वोटिंग तो पूरा स्टेज मैनेज होता है, फिर भी वहां की डेमोक्रेसी को वाह वाह हो रही है। तो सेम थिंग हियर, शेख हसीना जब जीत के आई है, फिर ये लोग कह रहे हैं कि ये जीत नहीं है, ये मैनिपुलेटेड जीत है। तो आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस डेमोक्रेसी को। फाइनली उसको निकाल दिया ना सीएए ने। तो डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है? वेस्ट की परिभाषा अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए उनको जो चाहिए वो उसको मानेंगे, चाहे वो डेमोक्रेसी सही हो या वो इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो दे आर एब्सोल्यूट हिपोक्रेट्स। अपने खुद के देश में, फ्रांस में, मरीन लपेन को इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन कर दिया। राइट विंगर है, वो जीत के आएंगे, बहुत पॉपुलर लीडर है, वो जीत के आएगा तो इसका लेफ्टिस्ट का क्या हो जाएगा, उसको खत्म कर दिया। और जर्मनी में एएफडी, राइट विंग पार्टी, 6 कैंडिडेट्स एक ही दिन मर गया। कैसे मर गया भाई? 6 कैंडिडेट्स, वो भी। और एएफडी कभी भी जीत नहीं पाएगी, उनके पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में तोड़ मोड़ के रख दिया, कोई राइट विंगर आ ही नहीं सकता है। तो अपना डेमोक्रेसी में अंदर जाके झांक के देखें, फिर बांग्लादेश या भारत या पाकिस्तान किसके बारे में सोचें। तो वेस्ट की रवैया ऐसे ही होगी। भारत का एक प्रॉब्लम है कि हम कोई भी देश की अंदरूनी इश्यूज में हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। शहबाज शरीफ भी जब जीत के आया था, हमको सबको पता था कि जीत के नहीं आया था, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, जैसे इमरान खान था, ये भी सिलेक्टेड है। तो हमने बस एक ट्वीट कर दिया कि वी एक्सटेंड और कंग्रेचुलेशंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करके क्रिप्टिक करके छोड़ दिया। वही जला इनके यूनुस के साथ भी वही किया ना। मोदी जी भी मिले थे उनसे, जब मौका मिला तो मिलेंगे, उसमें क्या है। तो म्यांमार में जुंटा है, ऑंग सान सू ची को निकाल के वो जुंटा वो खड़ा है उधर। क्या हम जुंटा से बात नहीं कर रहे क्या? हम कोई मॉरल स्टैंड नहीं लिया ना।
जब सो कॉल्ड अमेरिकन हेजिमोनी और वेस्टर्न हेजिमोनी, वो लोग कोई मॉरल स्टैंड नहीं लेते हैं, वो अपना मन मर्जी ऑल डिक्टेटर्स को ये लोग मान के चलते हैं, तो हम क्यों कोई डेमोक्रेसी का ठेका लेके थोड़ी बैठे हैं? तो नहीं वहां सर, जो भी मैं हो उनसे हमें आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि भारत पाकिस्तान, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि साउथ एशिया नहीं, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो बिल्कुल एकदम इंडिया से ही निकल के बने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमें अपने ही इस कॉन्टिनेंट को लेकर थोड़ी पॉलिसी में बदलाव की आवश्यकता है? क्योंकि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हमें कोई इतना, हम एक्टिवली नहीं, एग्रेसिवली नहीं देख रहे चीजों को, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी सुरक्षा हो या और भी कई सारे एस्पेक्ट है जिन पर असर पड़ता है। तो एज द लीडर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और एक हम ग्लोबली भी एक बड़े देश के रूप में, आपको नहीं लगता सर हमें कुछ पॉलिसी में बदलाव की आवश्यकता है? भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलनी चाहिए। देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव देश बना के छोड़ दिया। हमारी सरहद के आगे क्या होगा हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे देश बना के छोड़ दिया ब्रिटिश ने। तो वी आर सिविलाइजेशन, डैम इट, 5,000 6,000 साल की पुरानी सभ्यता है, तो वी शुड बिहेव लाइक ए सिविलाइजेशन। वी डोंट बिहेव लाइक ए सिविलाइजेशन। अभी देखिए हिंदू लड़कियों के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। वहाँ उनको धर्म बदली करके फिर छोटे छोटे बच्चियों को फिर खोटे पे बिठाते हैं, सब हम देख ही रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो ये एक चीज है। दूसरी बात देखिए, मान लीजिए कोई कराची में बैठा हिंदू है या लाहौर में बैठा है, अपना कोई बुजुर्ग, अपने पिताजी माताजी कोई भी गुजर गया, उनके अस्थियां लेके वो बैठे हैं उधर, प्रयागराज में आके उसको निमज्जन करेगा तो उसको मुक्ति मिलेगा, ऐसा उनका सोच है। वो आ नहीं सकते, तो उनको वीजा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ भारत उनको एक पाकिस्तानी की नाते सोचती है, वो एक धार्मिक एक सिविलाइजेशनल बंदा नहीं सोचती है उनको। तो उनको वीजा क्यों नहीं मिलता है? ये प्रॉब्लम है ना हमारी सोच में, बिकॉज यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री। बाकी पासपोर्ट के आधार पर आप देख रहे हो, बट सिविलाइजेशन के नाते उनके पास हक बनता है। आपके पास प्रयागराज है, काशी है, मथुरा है, तिरुपति है, बहुत से तीर्थ क्षेत्र पुण्य क्षेत्र है, यहाँ कुंभ मेला लगता है, वो लोग यहाँ आना चाहते हैं तो उनका अधिकार भी है ना। तो वो हिंदू है, दे बिलोंग टू दिस सिविलाइजेशन, बट हमारी सरकार उनको पाकिस्तानी के नाते ट्रीट करती है। तो हर दिन सुबह पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना है क्या कि ये गुम ना हो जाए, फिर उनको 5 दिन का एंट्री देती है, तो एक सिटी का प्रयागराज जाना हो तो प्रयागराज से वो काशी भी नहीं जा सकता है। ये बकवास अभी भी है हमारे सिस्टम में। तो वी शुड चेंज, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। वी शुड बिकम अ सिविलाइजेशनल कंट्री। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सिविलाइजेशनल कंट्री के नाते देखना पड़ेगा। अब देखिए मैं बांग्लादेश गया था, शेख हसीना की उनको निकालने से कुछ महीने पहले मैं बांग्लादेश में था। अब तब भी वहां की हिंदुओं की हालत बहुत नाजुक थी और इतना अच्छा नहीं थी। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो पी गुरुस में पब्लिश हुआ, बांग्लादेश हिंदूज के बारे में मैंने लिखा। उस समय में मतलब शेख हसीना को निकालने से पहले मैंने एक सुझाव दिया था भारत सरकार को कि आप वहां के हिंदुओं को यात्रा वीजा दे दो, यात्रा वीजा दे दो। मतलब उनको वो 10 साल 15 साल तक वो यात्रा वीजा दे दो। एक साल काशी आएंगे, दूसरे साल केदार जाएंगे, तीसरे साल वो कहीं और जाएंगे, शिरडी जाएंगे, पता नहीं उनके, मतलब इतने पूरा देश, इतना बड़ा देश है। तो क्या होगा जब ऐसी सिचुएशन आएंगी, जब उनके घर और उनके मंदिर तोड़ने की और उनको मारने की नौबत आएगी, तो कम से कम यात्रा वीजा लेके भारत में आके रह सकता है ना वो। जब माहौल सुधरेगा, सब अच्छा होगा, फिर वापस जा सकता है। नहीं तो वहां पूरा खराब हो गया, जाने की सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ असाइलम वो मांग सकता है। तो ये सोच सरकार में ये सोच आनी चाहिए। ये हम वी आर नॉट कन्फाइंड बाय आवर बाउंड्रीज, वी आर अ सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन में जो जो मान्यता रखते हैं उन सबको हम एंट्री देना है। तारिक फतेह जी था, वो उनका एक ही ख्वाहिश था कि मैं एक इंडियन पासपोर्ट लेके मरूं, और उनको पासपोर्ट नहीं देते हो। तो अदनान सामी को देते हो, मगर वो जो कर रहा था मैं भी गाना सीखूं ताकि मुझे भी तारिक इंडियन अजहर का सिटीजनशिप बर्थडे भी मिले। आने वाला है नवंबर में, और आपने उनका नाम लिया, और मैं इनफैक्ट मैं उनका नाम लेने के लिए वेट ही कर रही थी कि आप अपनी बात करें। मुझे याद है कि एक दिल्ली में ही एक इवेंट हुआ था जिसमें तारिक फतेह भी थे और मैं भी थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको बुलाया गया था। तो वो वैसे भी, मतलब मेरे को भी बुलाया था, बट वो कहीं भी जाते थे तो यूज्ड टू टेक मी अलोंग, कहीं पे भी जाते थे।
तो अब वहां पर बांग्ला वो पाकिस्तानी हिंदूज थे और उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, मुझे आज भी याद है, मैं भूलती नहीं उन लोगों के चेहरे। उन्होंने बोला था रो रो के उन बच्चियों के माँ बाप जिनकी बच्चियों को इस तरह से अगवा किया जाता है और किसी के भी हवाले कर दिया जाता है, वो कह रहे थे कि विराट कोहली छक्का मारता है, हमारी एक बच्ची को अगवा किया जाता है, उठाया जाता है। तो इस तरह की नफरत जहां पर हो, सरकार उन लोगों की मतलब किसी को पड़ी नहीं, हम सब मस्त हैं कि हम मतलब हमारा सब बढ़िया चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय चंद लोगों के जो इस पे बात भी कर लेते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान से बोले तो पाकिस्तान में तो सब कुछ ठीक है। वो हिंदुओं के साथ जहां पर अगर वो बार्बर शॉप में जाते हैं तो हिंदू की वो बाल नहीं काटता, उसकी शेप नहीं करता है। ऐसा पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मियां मिट्ठू जो कर रहा है, मियां मिट्ठू के खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोला है। वी आर नॉट ए सिविलाइजेशन कंट्री। भाई जो पाकिस्तान में है, सिंध में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, ठीक है, वो पाकिस्तान में हो रहा है, वो छोड़ दो। आपकी जो सरजमीन है, जो आप पार्लियामेंट में बोल रहे हो, उसको पाने के लिए खून भी देने के लिए तैयार हो, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो पीओजे के हैं, वहां जो जुल्म हो रहा है, कम से कम वहाँ उसके पे बारे में तो अभी बात करो। अभी रिसेंट वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहाँ पर वापस से अपराइजिंग स्टार्ट हो रही है। आपको नहीं लगता भारत को बोलना चाहिए कि आप हमारे सिटीजन्स के ऊपर ये सारी चीजें कर रहे हो? वहाँ पे लोगों के पास बेसिक्स के लिए पैसे नहीं है, स्टूडेंट्स के ऊपर उनको फेल कर दिया अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को, और पेपर वापस रीचेक करवाने के लिए उनपे हैवी फीस लगा दी। जिनके पास चंद रुपए नहीं है आटा दाल चावल के, उनके ऊपर आप इस तरह के चीजें लगा रहे। कहीं ना कहीं सर एक फौज, और हमें यूएन में इन मामलों को उठाने की जरूरत है। अब हमें नहीं पता कि सर हम वैसे तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव इसमें हम बहुत वीक नजर आते हैं। क्यों आखिर ऐसा? हम इतना सारा काम करें लेकिन जब प्रोजेक्शन की बारी आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, हम तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव देश है, हम सिविलाइजेशन देश नहीं है। मान लीजिए कि कुछ सीए के एजिटेशन होता है, या हिंदू मुस्लिम की दंगे होते हैं, या कोई भी हो, ऐसे एस्पेक्ट्स जो भी होता है, हम 2 पलटन और भेजेंगे उधर, 3 कंपनियां भेजेंगे, सीआरपीएफ भेजेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स होगी हमारी यहाँ। हमारी महिलाओं को उनके सिंदूर उजाड़ दिया पहलगाम में, हम जाके उसको मार के आ गया। इट वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, इवन एन आर्मी रिस्पॉन्स, एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। मगर उनको कहीं घसीटा नहीं है। अभी सौरव शुक्ला को वो इतना बेरहमी से मार के, टॉर्चर करके मार के उसको भेज दिया, पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रही है। उनके पिताजी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का और वॉर क्राइम्स का केस दर्ज करो। हम करते नहीं है। तो फिर लाहौर की बस राइड है, फिर वहां मीनारे पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की तसल्ली करनी, और फिर दोस्ती की हाथ बढ़ानी, और उनको यहाँ आगरा में बुला के उसको बिरयानी खिलाया, उनको बिरयानी खिलाया। तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये पूरे सिस्टम, भारत का सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इट इज इनसेंसिटिव। हमारी जो सभ्यता की सोच जो है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में इनसेंसिटिव है, वो सोचती नहीं है। तो इसीलिए वो बाकी हमारी सरहद के आगे क्या होता है किसी को पड़ी नहीं है। मैं हर सरहद मैंने गया हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर सब मैं घूम चुका हूं। तो वहां मैं देखता हूं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे हमारी फौज हो, बीएसएफ हो, जो भी हो, वो मान लीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल में जाता हूं, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में खड़ा हूं तो पूछता हूं उनसे कि क्या क्या सिचुएशन है। वो बोलता है यहां तक भारत है, यहां से पाकिस्तान है। मैं बोलता हूं उसको वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान कब्जे वाली भारत है, ये बोलना। जब तिब्बत के बॉर्डर में जाता हूं तो उधर भी मैं ऑफिसर्स को बोलता हूं, ये चाइना मत बोलिए, चाइना कब्जे वाली तिब्बत बोलिए। तो आपकी फौज की, आपकी पलटन की नाम क्यों आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस क्यों है, इंडो चाइनीज बॉर्डर क्यों नहीं है? तो समझिए, ये नैरेटिव वॉर हम बहुत मार खा चुके हैं, बिकॉज वी आर नॉट बॉदर्ड। हमारे सरहद अगर क्या है हमें बड़ी नहीं है। वहां जो भी भारत में जो भी होता है, इनके रिएक्शन तो होती है। कश्मीर में एक भी बंदा मरता है तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलते रहता है वो पाकिस्तान। हाँ, मैं इसके खिलाफ हूं, जब आपने सजेस्ट किया मैं उससे सहमत नहीं हूं कि हम यूएन में जाके उसको उठाएं, क्योंकि यूएन का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन अस एंड पाकिस्तान। यूएन दखल नहीं करना है इसमें, हम जाके उसको मारना है। पाकिस्तान को इतना बेरहमी से मारना है कि वो मैं
सर यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ इन मामलों को उठाना चाहिए कि ये जो फोर्स कर रहे हैं उन लोगों को कहीं न कहीं डेलिबरेटली इन उनका जो डेमोग्राफिक है इम्बैलेंस है और उनको चेंज करने के लिए कर रहे हैं। उनको इतना मजबूर करें ताकि वो यहाँ से हट के कहीं और चले जाएँ, जो कि ऑफ कोर्स जो हमारा यूएन में मामला है उसके खिलाफ है ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता अभी। इस तरह से लोगों को फोर्स नहीं कर सकता कि वो पलायन करके कहीं और चले जाएँ या वहाँ पर लोग आ जाएँ, जो कि वो कर रहा है डेलिबरेटली सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ था। करेक्ट, बट हमारी हमारी जैसे मैंने कहा, हमारी सरकार की सोच, इट्स नॉट अबाउट मोदी जी आए कोई और आए, बट जो स्ट्रक्चर, हमारी जो सरकार की स्ट्रक्चर है उसकी सोच ऐसी होती है कि सरहद के उस पार क्या होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसमें दखल नहीं करेंगे। ये उनकी सीधी सी सोच है। यहां मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री अरुणाचल जाते हैं, चाइना से हमें डीमार्शे मिलता है, you are advised not to change the status quo of South Tibet under illegal occupation by India करके वो डिमार्शे देता है। वहां गिलगिट स्कर्दू में इमरान खान जाता है और वहां भाषण में बोलता है, मेरे प्यारे गिलगिट पाकिस्तानी भाइयों। भाई गिलगिट पाकिस्तान कब बनी है? आपके अटॉर्नी जनरल, आपके सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारी रियासत नहीं है। तो फिर वो बोल रहा है हमारी से, साल पुरानी बात है। क्या हमने डिमार्शे थोड़ी इश्यू किया उसके खिलाफ? ये पाकिस्तानी गिलगिट भाइयों नहीं है वो, तो हमने क्यों नहीं किया? दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम सरहद आगे नहीं सोचते हैं, हमारी पूरी स्ट्रक्चर ऐसी। बट मैं भी चाहता हूं कि हम एक सिविलाइजेशन कंट्री बने। हमारी सभ्यता के जो जो आयाम है, जो जो बिंदु है, उन सबको यहाँ आने की हक है। वो कुंभ मेला में आए, हमारी तीर्थ स्थलों में आके मत्था टेक के जाने का उनका हक बनेगा, चाहे वो इवन मुसलमान भी हो। चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए उनको, निजामुद्दीन औलिया में जाना चाहते थे जाना चाहिए, बट यू हैव योर डू योर ड्यू डिलिजेंस और उसको परमिट करो। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिकॉज वो एक शिव मंदिर था, पृथ्वीराज चौहान का, उनके परिवार का एक शिव मंदिर था, उसको कब्जा करके वहां मजार बनाया गया, वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं ये कह रहा हूं कि इस भारत को पुण्य भूमि समझने वाले जो भी शख्स हो, उनको यहाँ आने का हक देना चाहिए। जब आप उस दिशा से सोचेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो भी हो, मान लीजिए कोई गोवा में आके सैन फ्रांसिस्को देखना चाहते हैं। सैन फ्रांसिस्को एक बहुत से घटिया आदमी था, बहुत लोगों को मारा है और बहुत पीड़ा किया है, बहुत मंदिरों को तोड़ा है, वो अलग बात है, बट कुछ लोग उनको मानते हैं तो उनको आने का परमिशन देना चाहिए। वी शुड बी अ स्पिरिचुअल कंट्री, रिलीजियस कंट्री। इस देश में जो पुण्य स्थल है, जो भी तीर्थ स्थल है, उसको पाने के लिए सबको हक होना चाहिए। वो हम सिविलाइजेशनली सोचना चाहिए, और यहाँ की सभ्यता कहीं भी पीड़ा सहता हो, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप, नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के साथ कुछ हो रहा है, वो कह रहा है हमारे क्रिश्चियंस ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम आके मारेंगे। तो अपने आप को क्रिश्चियन ठेकेदार बन के चल रहा है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि इट्स ए क्रिश्चियन कंट्री। इन गॉड वी बिलीव, इन गॉड वी ट्रस्ट, वो सब ठीक है, बट ऑफिशियली वो एक सेक्युलर कंट्री है ना, फिर भी वो कह रहा है। तो हम क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? वो बांग्लादेश को हम चेतावनी क्यों नहीं दिया? अब एक हिंदू को मारेंगे तो हम पूरा आपका सांस बंद कर देंगे, आप क्यों आप कह रहे हो? और जब ये मैप्स दे रहा है मोहम्मद यूनुस, हम उसके चिटगांग और ऊपर जो चिकन स्नेक का एरिया है वो हम वापस ले लेंगे, धमकी दे दो उनको। तो ये प्रॉब्लम है। वी आर स्टेटस को कंट्री। हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है ये स्टेटस को ही सोचती है, कोई बदलाव नहीं चाहती है, जैसा है वैसा ही है। आप मान लीजिए चाइना 2 किलोमीटर अंदर आ गई है, ठीक है भाई, ठीक है, और आगे मत आओ, इधर ही रुक जाओ। फिर 5 साल के बाद 2 और किलोमीटर आएगी, ठीक है, आपसे पंगा नहीं लेना है, यही सोचती है हमारी। मोदी जी आने के बाद हमने उसको काउंटर करना शुरू किया ना। और ये क्या एंटनी पार्लियामेंट में बोला था, हम वहां सड़कें नहीं बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो फिर चाइना उसी सड़क के जरिए वो अंदर घुस जाएगा, तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। यही सोचती है सरकार की। अब तो बदली है ना थोड़ा बहुत, पर और बदलना चाहिए। वी शुड बिकम अ वेरी सिविलाइजेशनल कंट्री। हमारी सिविलाइजेशन के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा तो उनके समर्थन में, जो भी पीड़ित है उनके समर्थन में हम खड़ा होना है। सरकार खड़ा होना है, समाज भी खड़ा होना है। अभी बांग्लादेश में इतना हिंदुओं के साथ हुआ, यहाँ के समाज की क्या रिस्पॉन्स थी? 60 करोड़ भक्त ने गया कुंभ मेला में, जाके डुबकी मार के आया।
क्या इसमें 1% भी बांग्लादेश की हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है? तो वी हैव अ प्रॉब्लम। यहाँ भक्त है, यहाँ हिंदू नहीं है। सब अपना पाप धोने के लिए, अपना पुण्य कमाने के लिए बैठे हैं, मगर देश भाड़ में जाए, हमारी सभ्यता भाड़ में जाए, कोई किसी को पड़ी नहीं है। यहाँ हिंदू बहुत माइनॉरिटी में है। समाज की जो सोचते हैं, देश की जो सोचते हैं, हमारी सिविलाइजेशन सभ्यता की जो सोचते हैं, बहुत कम लोग हैं। बाकी सब अपना निजी स्वार्थ के लिए खड़े हैं। तो वी हैव टू बिकम भारतीय। हम भारतीय बिल्कुल, नहीं। और ये हम सब सर ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और जो आप बोल रहे हैं सर, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने क्योंकि बहुत सारे सोशल और जो कल्चरल और इस तरह के हमारे सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं उसमें मैं काम करती आई हूँ, और जब भी चैलेंज आता है वो यही आता है, हमारे अंदर इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ प्रोजेक्शन की भावना बहुत ज्यादा होती है। हम नहीं सोचते एक लार्जर जो एक आइडियोलॉजी या एज कल्चर, या फिर हम एक देश के रूप में नहीं जुड़ना चाहते। सबको ये रहता है कि भाई मैं दिखूं, मैं बनूं, मेरा नाम होना चाहिए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं व्हेन इट कम्स टू नैरेटिव बिल्डिंग और काउंटर नैरेटिव। और उम्मीद करते हैं कि शायद कभी बदलाव हो और कुछ लोग देश के लिए भी सही मायने में काम करने का उद्देश्य लेकर आगे बढ़े, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग उद्देश्य से आते हैं। राजनीति करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप किसी भी प्रदेश में चला जाइए, हर तीसरा आदमी आपको नेता बन दिख जाता है, लेकिन देश के लिए कौन काम करना चाहता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।